नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। एमपी में कोरोना संक्रमण जारी है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,054 नए केस सामने आए हैं, जबकि 94 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट घटकर 15% पहुंच गया है। दूसरी तरफ शिवराज सरकार भी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की रफ्तार कम होने पर जनता को सावधान रहने की हिदायत देते हुए युवाओं से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा तमाम मुद्दों पर करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार देश प्रदेश के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटों में यहां नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,754 रही, जिसकी वजह से प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1,11,366 पहुंच गई है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट के मामले में जरूर राहत की बात रही, जो घटकर 15% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में 1,651, भोपाल में 1,412, ग्वालियर में 793 और जबलपुर में 542 नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 94 मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा भोपाल में 9, इंदौर में 8, ग्वालियर में 7 और जबलपुर में 6 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल लोगों को कोरोना संकट की घड़ी में उबारने में लगा हुआ है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नए केस के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। आज का दिन भी पूर्व की भांति कोरोना के लिए राहत भरा दिन है। अब हम 5 डिजिट से नीचे आ गए। जो ट्रेंड आ रहा है पिछले 3-4 दिन का, उस ट्रेंड में अब शहरों में राहत है। जो गांव में थोड़ा सा फैलाव आया था, जिसे मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया, नए केसों में काफी कमी गांव में भी आ रही है। चूंकि कोरोना का पेशेंट आकर 14 दिन रहता है, इसलिए वो साइकिल बनने में भी, लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश के अंदर सरप्लस में ऑक्सीजन है। साथ ही गृह मंत्री ने युवाओं से वैक्सीन कराने की अपील भी की। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उन्हें भी युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो ट्विटर के जरिए सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। वैक्सीनेशन में नौजवानों से आग्रह, हाथ जोड़ करके आए और वैक्सीनेशन लगवाएं। स्लॉट बुक करने के बाद भी कल लगभग 150 युवा स्लॉट बुक करने के बाद नहीं आए और वैक्सीन खराब हुई। ये पीड़ादायी है। और उन लोगों से आग्रह है जो चिट्ठी लिख रहे थे कि 100 बहुत कम है, जो ट्वीट कर रहे थे कि 100 बहुत कम है, एक आध ट्वीट नौजवानों को प्रोत्साहन करने को भी करो मेरे भाई, क्या सिर्फ आलोचना करने को ही बने हो। पॉजिटिविटी रेट 15% तक पहुंचना राहत की बात जरूर है, लेकिन इन सब के बीच लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आपकी एक लापरवाही ना सिर्फ ये आंकड़ा बढ़ा सकती है, बल्कि और लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जिस तरीके से केस कम हुए हैं, तो वहीं विपक्ष पर सवाल भी उठा रही है। और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो केसेस कम होने शुरू हुए हैं, इसके आगे अब क्या रणनीति सरकार को बनानी चाहिए। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। डॉक्टर अखिलेश देवरस हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सुमित ओरछा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा स्वदेश शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनसे भी चर्चा करेंगे। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुमित ओरछा जी आपसे ही है, क्या प्रदेश में वाकई जो स्थिति है अब ऐसी है कि सरकार को ये लग रहा है कि कंट्रोल किया जा रहा है पूरी तरीके से संक्रमण को? क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि ये जो संक्रमण है अब ये गांव की तरफ बढ़ गया है, वहां पर नजर दौड़ाने की जरूरत है। लोकेंद्र जी, माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहां मना है। संकट अभूतपूर्व है, भीषण है, लेकिन सरकार का, समाज का लड़ने का, उस महामारी से लड़ने का साहस भी अतुलनीय है, अकल्पनीय है।
जिस तरह से संपूर्ण समाज, सरकार संवेद होकर के इस महामारी से लड़ रही है, अपने अपने मोर्चों पर हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारी सरकार, सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और बहुत सुखद संदेश है कि न्यायपालिका भी बहुत चैतन्य ढंग से इस पूरे मामले में एक्टिव है। सब मिलकर के लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सुनिश्चित है कि हम विजय होंगे। और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो निरंतर सुखद दृश्य आ रहे हैं, जहां पर अभी नो स्पेस के सूचनाएं आती थी, आज अलग अलग हॉस्पिटल्स में कुछ ना कुछ स्पेस लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। निरंतर हमारे बेड्स बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन पर हमारी निर्भरता जो है संतुलन में आ रही है, हम ऑक्सीजन को और अधिक मंगा पा रहे हैं। और इसी बीच में कुछ दवाइयां जो डीआरडीओ ने अप्रूवल दी है, सूचना है कि 2-3 दिन में वो भी मार्केट में आना शुरू होने की स्थिति बन रही है। तो सारी इन सुखद सूचनाओं के बीच में यह निश्चित है कि हम इस महामारी से विजय प्राप्त होंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि संकट जितना बड़ा था, हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा भी, हमारा पुरुषार्थ भी उतना ही बड़ा होकर के सामने आया है। सबने मिलकर के इस लड़ाई को बहुत ठीक ढंग से लड़ा है और हम विजय होंगे। स्वदेश शर्मा जी, सवाल उठाएं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कि विपक्ष में होने के नाते आप लोग केवल आलोचना करते रहे, ना तो आप जमीन पर एक्टिव हैं, केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और दूसरी तरफ सवाल उठाते थे वैक्सीनेशन को लेकर। युवाओं को जागरूक करना चाहिए विपक्ष को। उनका ये कहना है कि 150 लोगों ने स्लॉट बुक करा लेकिन आए नहीं क्योंकि आप लोग दुष्प्रचार करते हैं लगातार। लोकेंद्र जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, ये कोरोना का ऐसा दौर है, इसमें हमें डिबेट और पार्टी का पक्ष और सरकार की आलोचना, इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें जमीनी हकीकत की जरूरत है। जमीनी हकीकत ये है कि आज ही हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता धरने पर बैठी है उज्जैन में, जमीन पर काम कर रही है, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की काम कर रही है। सरकार ये कर रही है कि आप जमीन पर उतर कर काम कर रहे हो तो आपके खिलाफ 293 की धारा लगा दी जाए, ताकि आप जेल में डालने की तैयारी कर लो। आपने देखा होगा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी पर जांच शुरू कर दी कि आप ये दवाइयां, ऑक्सीजन लाते कहां से लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। पप्पू यादव पर भी देखिए, आप देख ही रहे, पूरा देश देख रहा है कि अगर उसे भंडाफोड़ कर दिया कि आपने स्टॉक करके रखा है रेमडेसिविर का, आपने स्टॉक कर रखा है एम्बुलेंसों का, तो दिखा दिया तो उन पर जांच शुरू कर दी, उनको जेल में अंदर डालने का काम करने की तैयारी कर दी। रहा सवाल इस बात का कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, कांग्रेस के हो या अन्य दल के हो, सभी लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार भगवान भरोसे छोड़ दिया है मध्य प्रदेश की जनता को, और अल्लाह भरोसे छोड़ दिया है, वाहे गुरु के भरोसे छोड़ दिया है, जीसस के भरोसे छोड़ दिया है। हम देख रहे हैं, हमारी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट 5 दिन में आती है। मेरे खुद के बेटे की 5 दिन में आई। उन 5 दिनों में अगर वो संक्रमित होता, कितने लोगों से मिलता, कितने लोगों को संक्रमित करता। आज गाँव में ये स्थिति हो चुकी है कि गाँव में तो मरने वालों की संख्या का भी कोई उनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है कि गाँव में कितने लोग मर रहे हैं, क्योंकि जाँचें नहीं हो रही है। अब जाँचें नहीं हो रही, इसको ये बोल रहे हैं कि इसमें हमने बड़ी विजय प्राप्त कर ली है। ये तो उसी तरह का हो गया जैसे पहले जो कोरोना की लहर आई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का महिमा मंडन कर दिया था कि विश्व विजेता हो गए माननीय प्रधानमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये सुनिए आप पूरी बात, जी 11 पावर्ड ग्रुप बनाए थे। उनमें स्वास्थ्य मंत्री, नीति आयोग, प्रधानमंत्री सचिवालय के लोग, वैज्ञानिक और उद्योगपति सभी शामिल थे। उसमें ये तय पाया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी आ सकती है, इसकी प्राइस कैप कर दी जाए ताकि कमी देश में ना आए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 9,300 मीट्रिक टन गैस बाहर भेज दी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन आपने भेज दी, लेकिन हमको मिलना चाहिए। अब बात करते हैं हम वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन की बात करें तो हमारे देश में 2 वैक्सीन लागू की गई। उन 2 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 650 करोड़ तो बेच दी पहले। अब स्थिति ये है कि राजधानी भोपाल में भी 100 का लॉट आता है, ग्वालियर में 7 दिन की मशक्कत के बाद 500 का लॉट आ पाया है। अगर ये स्पीड रही तो वैक्सीनेशन हमारा 10 से 12 साल में हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप कलप लगा करके मीडिया के सामने आके बयानबाजी करने की जगह आप स्वास्थ्य की सेवाओं को दुरुस्त करने का काम करें। हमने पहले भी लोकेंद्र जी आपके साथ ठीक है। चर्चा की है, तो हमारा एक सुझाव था कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इनको हमें ग्रामीण स्तर पर ले जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमने कुंभ करा दिया, हमने चुनाव करा दिए, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 150 रैलियां कर ली,
5 राज्यों के चुनाव हो गए तो लोग ये तो बढ़ना है, कोरोना बढ़ना है तो उसके इंतजाम किए नहीं कुछ भी। आज बढ़ा दिया, हमें मरने पर मजबूर कर दिया। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है, मर जाओ तो शमशान में जगह नहीं है और जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है। आज ही देखा होगा आपने एक राज्य में, बहुत लंबा हो गया सर, मैं आ रहा हूँ, गंगा मैं में दोबारा आऊंगा सर आपके पास। किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर अखिलेश जी, आप तो सर लगातार ग्राउंड पर हैं, इतने सारे लोगों का इलाज कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन पहले बहुत मारामारी थी चीजों को लेकर, क्या अब हालात सुधरे हैं या केवल ये आंकड़ों में स्थिति दिख रही है? ओरछा जी मैं आऊंगा आपके पास, सर समय दूंगा, 1 मिनट पहले अखिलेश जी से जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी, किस तरीके से अभी आप जमीनी स्थितियों को देख रहे हैं? ये जो 10,000 के नीचे मामले सामने आए हैं, क्या ये बाकी राहत देने वाले हैं या ये गाँव की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ पर उतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं है, उतना ज्यादा हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है? देखिए, जहाँ तक पिछले हफ्ते से इस हफ्ते का सवाल है, थोड़ा सा तो कंट्रोल अच्छा है। वाकई में इन्फेक्टिविटी रेट कम हुई है, पेशेंट्स थोड़े कम हुए हैं, अस्पतालों में थोड़े बहुत बेड्स अब वेकेंट भी मिल रहे हैं। ऐसा आपाधापी नहीं मची हुई है जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों में देखते थे। लेकिन गांव की परिस्थिति के बारे में अभी हम विश्लेषण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टेस्टिंग अभी उतना जमीनी स्तर पे जा चुकी है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। हालांकि जो गांव के भी पेशेंट्स हैं वो भी आके शहर में ही इलाज कराते हैं, उतनी तादाद में लोग नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी गांव में कम रहती है, शहरों में ज्यादा रहती है, तो संक्रमण की दर भी शहरों में ज्यादा रहती, गांव में कम रहती है। तो मुझे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि पहले से परिस्थिति सुधरी है। चिंता की बात यह है कि अब जो बच्चों की संक्रमण दर है वो थोड़ी बढ़ते जा रही है, और ये जो बच्चे रहते हैं यही स्प्रेडर्स रहते हैं, क्योंकि आमतौर पे बच्चे मैदानों में खेल रहे हैं, उसके बाद फिर वहां से इन्फेक्ट होकर घरों में जा रहे हैं और घरों में जाके फिर बड़े लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं और स्वतः भी अब तकलीफ पाएंगे ही। तो निश्चित रूप से कंट्रोल थोड़ा सा बीमारी पे आया है, चाहे वो उसका नेचुरल कोर्स ऑफ द डिजीज हो, चाहे प्रशासनिक और शासन की तरफ से की गई उपयुक्त कार्रवाई। द रिजल्ट्स आर बेटर। अब हमें लेकिन तीसरी वेव के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, और अब जो हमारे पास जो ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी उसमें प्रशासन और शासन को ये ध्यान देना है कि अगली बार ये सब गलतियां न दोहराई जाएं कि ऑक्सीजन के लिए आपाधापी मच जाए, रेमडेसिविर के लिए तकलीफ हो जाए और शमशानों में फिर लाश न लगे। अरे शमशानों में लाश लग रही है तो आप लोग एक इलेक्ट्रिक शवदाह क्यों नहीं बनवाते? अपने पास अभी 2-3 महीने हैं, अब हमें ये सब काम करने की जरूरत है, अभी आराम करने की जरूरत नहीं साहब। फिर मैं एक चीज और पूछ लेता हूं आपसे इस बार अखिलेश जी, क्योंकि मलेरिया टाइफाइड के मरीज भी बहुत सारे आ रहे हैं और डॉक्टर्स उन्हें ये सलाह देते हैं कि आप जाकर कोविड टेस्ट कराइए, अगर आपका टाइफाइड पॉजिटिव आ गया है तो उसके बाद वो कहते हैं कि इलाज आपका आगे बढ़ेगा। तो ये जो समस्या आ रही है, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट आ रही है लगभग 4 से 5 दिन बाद, भर्ती होने में इस दौरान दिक्कत आती है, क्योंकि हर जगह अगर नॉन कोविड में जाना है तो सर वहाँ भी RT-PCR ज़रूरी है रिपोर्ट, और कोविड में भर्ती होना है तो वहाँ भी RT-PCR ज़रूरी है। ऐसे मरीजों को अभी भी बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, तो सर इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए? और आपके पास भी इस तरह के केस आ रहे होंगे, तो क्या बेहतर स्थिति है कि टाइफाइड का इलाज कम से कम शुरू हो जाए, तब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ रही है? लोकेश जी, 2 चीज मैं बताना चाहूंगा इस विषय में। पहली चीज तो जो है टाइफाइड जो लोग बाग चिल्लाते रहते हैं उनको टाइफाइड रहता ही नहीं है। अभी की परिस्थिति की जो पैंडेमिक है उसमें एनी फीवर, कोई भी बुखार आपको आए उसे हमको कोरोना मान के ही ट्रीट करना चाहिए, ताकि जो संक्रमण की चेन है वो टूट जाए। जो आमतौर पे जो है टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट करते हैं वो कोरोना में फॉल्स पॉजिटिव आती है। फॉल्स पॉजिटिव यानी कोरोना में हो सकता है कि आपको विडाल टेस्ट कराए तो पॉजिटिव आ जाए और लोग बाग पता लगा 5-7-10 दिन तक तो टाइफाइड का ही इलाज करते रहते हैं। बाद में जब वो CT स्कैन या RT-PCR कराने जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें कोरोना, और तब तक देर हो चुकी रहती है। तो ये सावधानी बहुत जरूरी है कि आपको चाहे कोई भी प्रकार का बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, क्या मलेरिया के पेशेंट को कोविड नहीं हो सकता? क्या हार्ट अटैक के पेशेंट को कोविड नहीं हो सकता? क्या टाइफाइड के मरीज को कोविड नहीं हो सकता? तो जो बड़ी बीमारी या जो तकलीफ देह बीमारी है उसको रूल आउट करना जरूरी है। हर अस्पताल में कोविड और नॉन कोविड बेड्स उपलब्ध हैं और एक सस्पेक्टेड कोविड वार्ड भी रहता है।
तो ऐसे मरीज जिनको बुखार है, जिनका आरटीपीसीआर एंटीजन पॉजिटिव नहीं है, उसमें सस्पेक्टेड कोविड वार्ड में रख के उस मरीज का इलाज किया जा रहा है। तो इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। और लोग बाग जो ये दौड़े पड़े हैं कि मुझे टाइफाइड हो गया, वास्तविकता में पता लगता है कि उनके 80 से 90% पेशेंट लोग को कोरोना है। ठीक है, बिल्कुल आरटीपीसीआर टेस्ट करा लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह दे रहे हैं। मैं ओरछा जी आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमें तीसरी वेव के लिए तैयार हो जाना चाहिए, बहुत तैयारियों की जरूरत है, लेकिन फिर वही बयान आने लगते हैं सर। कोई मंत्री कह देती है कि यज्ञ करेंगे तो तीसरे। एक मिनट उत्तर देता हूं। हाँ, 1 मिनट सुन लीजिए, मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। कि मंत्री जी ये कहने लगती हैं कि हम तो यज्ञ करेंगे, तीसरी वेव छुएगी भी नहीं। उससे पहले वही मंत्री जी कह रही थी मेरा मास्क में दम घुटता है, मैं तो सूर्य नमस्कार करती हूँ, सुबह योगा करती हूँ, मुझे कोरोना होगा नहीं। ये दोनों चीजें पैरेलल कैसे आती हैं सर? तीसरी वेव की तैयारी यज्ञ कर करेगी सरकार? लोकेंद्र जी, पहली बात तो डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि जब तक, आपने भी कहा है कि पेशेंट को भर्ती नहीं किया जाता है जब तक की रिपोर्ट नहीं आ जाए, इस अनिवार्यता को भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब नवीन निर्देशों के अनुसार बिना पॉजिटिव रिपोर्ट्स के भी लोगों को भर्ती किया जाएगा और खर्च किया जाने लगा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को सूचित करता हूं कि अब ये अनिवार्यता नहीं है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन एडमिट इन हॉस्पिटल। आपको इस बात के लिए वेट नहीं करना है कि कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, टेस्ट आ जाए, आरटीपीसीआर आ जाए। अब ये नेसेसरी नहीं है। दूसरा, हमारे मित्र ने कहा कि टेस्टिंग कम हो रही है। 35,000 जब हम टेस्ट कर रहे थे प्रदेश के अंदर, तब जाकर के पॉजिटिविटी रेट 25 तक आ गया था, 26 आ गया था। आज हमने 66,000 टेस्ट किए हैं और हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है 14 के लगभग है। तो टेस्टिंग्स तो डबल हो गई हैं और पॉजिटिविटी रेट आधा हो गया है। इस बात को स्वीकार करिए कि सरकार ने इसमें नियंत्रण करने में प्रभावी भूमिका अपनाई है। झूठ मत फैलाइए कि, या भय मत फैलाइए समाज के अंदर। बहुत भय का कारोबार कर लिया कांग्रेसियों ने कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। इतना समय सेवा में लगाते, इतना समय इस महामारी के समय जो है समर्पण देते, कुछ सहयोग करते। कहाँ था राजीव गांधी फाउंडेशन जो चीन से हजारों करोड़ रुपए का चंदा लेकर के बैठा है? कहाँ इंदिरा गांधी फाउंडेशन? कहाँ है नेहरू जो है ट्रस्ट? आपको कहाँ है? बीच में मत बोलिए, मैंने आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। दूसरा, आपने कहा कि तीसरी वेव की तैयारी क्या है। सेकंड वेव की हालातों को तो सरकार नियंत्रण कर ही रही है। फिर भी हमारे पीएससी यूनिट्स, फिर भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स, फिर भी हमारे वेंटिलेटर, फिर भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये तैयारी तीसरी वेव के लिए ही है। और जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, दवाई हो रही है और वैक्सीनेशन हो रहा है, ये सब तीसरी वेव को निष्प्रभावी करने के लिए ही है। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता तो यही है कि तीसरी वेव ना आए। लेकिन दूसरा हमारा चरण ये भी है कि हम पैरेलल जो नए ऑक्सीजन प्लांट 2 महीने बाद जो है वर्किंग में आएंगे, 15 दिन बाद वर्किंग में आएंगे, वो तीसरी वेव में हमारे काम आएंगे। सरकार उसी की तैयारी कर रही है। मेरा सवाल तो ये था कि कुछ मंत्रियों के बयान अभी भी सामने आ रहे हैं, वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। मंत्रियों के तर्क हैं कि हवन करेंगे, 2-2 आहुति डालेंगे, तीसरी वेव छुएगी भी नहीं। सर देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र का, सकारात्मक क्षेत्र का एक अपना महत्व है। वो करने का कोई मतलब ये नहीं है कि सरकार तैयारी रोक देती है। ये तो दुआएं हैं, पर आप प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठाते हैं। अभी मक्का में दुआ हुई, मक्का में एक सार्वजनिक प्रार्थना पड़ी गई कि इससे वैश्विक महामारी को रुके, तो आपने उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया कि दुआ करने से क्या महामारी होगी? सरकार ये सब करेगी क्या? अपनी अपनी आस्था है, सब अपनी सर आस्था घर में रहती है अपनी। सुमित जी आस्था घर में रहेगी ना सर? प्रार्थना कर रहे हैं कि महामारी रुके, इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि इससे तैयारी प्रभावित हो जाती है। अगर मैं दिन भर सेवा करने के बाद शाम को 5 आहुति ईश्वर से ये भी करूंगा कि भगवान इस महामारी को शांत करो, तो इससे आपको क्या परेशानी हो जाएगी? परेशानी ये है कि दावा ये कि आहुति करेंगे इससे क्या तैयारियां तो तीसरी लहर छुएगी नहीं। ये देखिए, ये धार्मिक भावनाओं का, ये आस्था का प्रश्न है। इस पर टिप्पणी करने का अधिकार इस तरह से किसी को भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने, उनके मंत्रालय ने प्रयास बंद कर दिए हैं, काम बंद कर दिया है, विभाग सब बंद करके बैठ गया है कि हम तो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ये सब एक कुतर्क है। इसका ये समय नहीं है कि इस समय प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें की जाए कि कोई अगर हवन कर रहा है, कोई किसी से प्रार्थना कर रहा है, मौका अगर आप देंगे सर, सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम अपनी तरफ से इन चीजों को लेकर आ रहे हैं। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है तो सवाल पूछे जाएंगे, और ये जिम्मेदार व्यक्ति पहले भी इस तरह की बातें कह चुके हैं। एक किसी न किसी धर्म संस्कृति का व्यक्ति हिस्सा है और उसकी अपनी एक लोकतांत्रिक, एक धार्मिक आस्था है।
उसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके संवैधानिक सरकार संविधान से चलती है सर, और जो व्यक्ति इस बात को बोल रहा है वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। अलग अलग विषय है, लेकिन सरकार तो संविधान से चलती है सर, और कोरोना सरकार तो संविधान से चलेगी ना सर। तो संवैधानिक, मैंने कहा ना, धार्मिक आस्था को बलवती करने से संवैधानिक दायित्व क्या बंद कर दिए, क्या मंत्रालय बंद कर दिया? मैं डॉक्टर साहब पे इसका रिएक्शन ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, बार बार इस तरह की बातें सामने आ जाती है, और अगर जिम्मेदार इस तरह की बातें कहेंगे सर तो भ्रम फैलेगा क्या? नहीं, किस बात का भ्रम फैला है सर? प्रार्थना कौन नहीं करता है? सुमित जी आप जिस चीज को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन प्रार्थना करता है कौन नहीं करता है यहाँ पर, उसको मैं सार्वजनिक मंचों पर नहीं बताऊंगा। अखिलेश जी ठीक है, आपका पक्ष आ गया, ठीक है। मैं लोकेन जी इस पे जी अखिलेश, मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञान और अध्यात्म को न जोड़ा जाए। आध्यात्मिक रूप से जो प्रयास हो रहे हैं उसकी भी खिल्ली न उड़ाई जाए, वैज्ञानिक रूप से भी जो प्रयास हो रहे हैं उसकी भी खिल्ली न उड़ाई जाए साहब। दोनों चीजें आदमी का मनोबल, पेशेंट का मनोबल बनाने के लिए है। अगर मैं किसी पेशेंट को बोलता हूं कि भगवान का नाम लो, हनुमान चालीसा पढ़ो या आपकी आयतें पढ़ो, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अवैज्ञानिक रूप से बात कर रहा हूँ, उससे मनोबल बढ़ता है। अगर कोई मिनिस्टर अगर ये बोलना चाहे कि हवन करने से तीसरी वेव नहीं आएगी, ये तो गलत होगा, पर हवन करने से अगर किसी का मनोबल बढ़ता है तो उसमें कोई दोरेज नहीं है। यही मिनिस्टर सर पहले भी, तो मेरे हिसाब से इनके अलग-अलग पहलू को चलने दें, आध्यात्मिक पहलू को चलने दें। ठीक, जो मिनिस्टर हैं सर, उनके मास्क को लेकर, कोरोना को लेकर पहले भी अलग अलग तर्क जनता ने सुने हैं। लेकिन प्रक्षेपण करने वाले वैज्ञानिक भी जो अंतरिक्ष का प्रक्षेपण करते हैं, उससे पहले गणपति पूजन करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, संकल्प लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो विज्ञान की अपनी महत्वता है, अध्यात्म की अपनी महत्वता है। इसको आप कोरिलेट करेंगे या इंटर तो सर क्रॉस करेंगे, मुझे लगता है। सुमित जी एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट। सुमित जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार अब सार्वजनिक तौर पर लोगों को इस तरफ भी जोड़ेगी, सरकार सार्वजनिक हवन भी करवाएगी, उसमें लोगों को बुलाएगी, आहुतियां डलवाएगी, ये सब सरकार करवाएगी? ये लोगों के निजी, सरकार नहीं करती है, सब काम समाज करते हैं। बड़े बड़े धार्मिक ट्रस्ट में, न्यासों में, मंदिरों में, सर वो सब कर रहे हैं, वो सब दुआएं कर रहे हैं, वो सब दुआएं कर रहे हैं पहले से। अच्छा ये बताइए, एक आपदा के समय देश में प्रधानमंत्री ने दतिया पीताम्बरा पीठ में आकर के अनुष्ठान किया था, तो क्या गलती करी थी एक युद्ध में विजय के लिए? आप दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या उन्होंने, आप अलग अलग ले जा रहे हैं सुमित जी, दोनों चीजों को अलग लेकर जा रहे हैं। मतलब क्या सेनाएं हटा ली गई थी इस समय का? भारत दोनों चीजों को जोड़िए मत सर, आप दोनों चीजों को जोड़िए मत सुमित जी, आप भली बात समझते हैं जगह है सर, धर्म अपनी जगह है, दोनों का महत्व है, दोनों ही अंदर से व्यक्ति को साहस देते हैं। कर्म अपना काम करता है, तो सुमित जी फिर मैं कह रहा हूं ना सर कि सरकार हवन करा ले, कोरोना की तीसरी लहर हट जाएगी, करे ना सर? कौन सी सरकार? आपको मैं चुनौती देता हूं लोकेंद्र जी, आप वो हमारे सरकार का सर्कुलर या अध्यादेश ठाकुर सरकार की मंत्री है नहीं है? उषा ठाकुर मंत्री है या नहीं है? मंत्री के बयान है, वो एक मंत्री, एक धार्मिक करा ले इलाज फिर। उषा ठाकुर के कहने पर संस्कृति मंत्री है ना प्रदेश की, करा ले उनके कहने से। उन्होंने क्या सरकारी आदेश दे दिया? उन्होंने आदेश दे दिया। उषा ठाकुर जी सर मंत्री है तो सरकारी आदेश ही माना जाएगा ना? अगर कोई मंत्री है तो उसका बयान निजी माना जाएगा क्या? क्या भगवान, क्या धार्मिक आस्था नहीं हो सकती है किसी मंत्री की? करे ना घर पे सर, ये क्यों दावा किया जा रहा है? आपके घर पे आके पूछ कर रहे हैं सर, प्लीज। स्वदेश शर्मा जी, चलिए मैं आपसे उन्होंने शासकीय आदेश दिया हो, वो ये कह रहे हैं संविधान की विपक्ष में होने के नाते तो मैं क्षमा मांग लूंगा। आप लोग क्या मदद कर रहे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। आपके पास गवर्नमेंट को ऑर्डर की कॉपी है क्या? लोकेंद्र जी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपको क्या आपत्ति है? ठीक है, खत्म हो गई बात, ठीक है सर, जल्दी से देखिए स्वदेश। और आपको मैं और बता देता हूं, 29 सांसद हैं। टाइम नहीं है सुमित जी, मैं आपकी आवाज कम कर रहा हूं सर, समय नहीं है, मैंने सुन लिया आपकी बात। स्वदेश जी जल्दी से, 1 मिनट बचा है सर। मध्य प्रदेश में 29 सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद है। उन सांसद नकुलनाथ ने अपने क्षेत्र में 360 का बेड तैयार किया है, 160 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है, दिग्विजय सिंह जी ने कराई है, जयवर्धन सिंह जी ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है, प्रवीण पाठक एमएलए ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है, हमारे संजय पाठक ने गली गली घर घर पहुंच के दवाई उपलब्ध कराई है। कुछ कहना चाहते हैं? और सुनिए,
और सुनिए मैं संजय डॉक्टर पाटिल अखिलेश जी जी की भी भी आपके साथ पूरी रोक रहा हूं। जवाबदारी के साथ संजय पूरी पाटिल जी जवाबदारी भी के साथ आपके एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। पूरी बात जवाबदारी से एक बात कहना चाहूंगा, जिनके 1000 मंत्री बेड के का जो बयान आ रहे हैं, हॉस्पिटल ये भोपाल में कोरोना को बनाया डराना हमारे कहने वाले सिमरवार ने। मुख्यमंत्री महोदय की ये टीम है भारतीय और पहला अस्पतालों में प्रदेश का बेड नहीं ऑक्सीजन है, बैंक भारतीय ऑक्सीजन जनता नहीं पार्टी है, मैं दोनों दवाइयां जवान नहीं रोक रहा हूं, है, अखिलेश जी पंखाओं कुछ तो कहना घर चाहते में हैं, जल्दी लकड़ियां से नहीं अखिलेश जी है, अपनी उसमें बात भी लाइन रखिए। लगी है और जनता भगवान भरोसे है, इसलिए इनके मंत्री अब यज्ञ सुन कराने लेते की हैं बात करने लगे अखिलेश जी, हैं। अखिलेश सरकार जी पूरी तरह कुछ तैयार कहना है। चाहते हैं, जल्दी से सर। प्रभु है, प्रार्थना है, विश्वास है, इलाज है, सब कुछ है। सब कीजिए, सब कुछ कीजिए, यज्ञ कीजिए, पर इतना ध्यान रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिएगा। हैंड और मास्क का सैनिटाइजेशन प्रॉपर रहे, मास्क यूज रहे और अपना परिश्रम करते रहिए। ज्यादा इस चीज में बहस करने का कोई औचित्य नहीं है कि अध्यात्म सही करेगा कि विज्ञान सही करेगा। मुझे ऐसा लगता है जो करना है करिए, पर एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की और अपने सैनिटाइजेशन प्रोसेस को प्रॉपर रखें और जो यज्ञ से पैसा, आहूत से पैसा निकलता है उसको जन कल्याण में लगाएं। शायद यही श्रद्धांजलि सबसे सच्ची होगी जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। समय थोड़ा कम है मेरे पास, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि मामले कम होने शुरू हुए हैं और ये मामले निरंतर कम ही हों, ज्यादा ना आए, ये बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन का हमारा काम लगातार चलता रहे, बहुत जरूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी।